हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेज। होल्ड ऑन, ये बड़ा ही हो जाता है बहुत। ठीक है यार। सो इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेज में हिंदी में है हमारे पास कला असंबद्ध और कला संबद्ध स्रोत। ये कला असंबद्ध, ये कला संबद्ध स्रोत। हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास होगा, कोई दो सोर्स लिए हैं आपने S1 S2, यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, और किसी एक रीजन में ये दोनों लाइटें आके एक दूसरे के ऊपर गिर रही है, इंटरफेरेंस में मिल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ S1 से और S2 से आने वाली जो वेव्स है उनमें आपस में, यानी इसका जो फेज होगा और इसका जो फेज होगा, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, है ना, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, तो इस तरह के जो सोर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कला असंबद्ध स्रोत, इनकोहेरेंट सोर्स। या फिर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इनका जो फेज डिफरेंस है, इनका आपस में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है इनका आपस में जो फेज डिफरेंस होता है वो चेंज होता जा रहा है। तो हमें कला असंबद्ध कहते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि अगर इनके आपस में कुछ फिक्स्ड रिलेशन है, यानी इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है शुरुआत में मान लीजिए 30 डिग्री था, और अब टाइम कितना भी बीत जाए वो 30 डिग्री ही रहेगा, मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट हो जाए, टाइम के साथ चेंज नहीं हो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है, तो ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। लेकिन ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, बट हम इसके बारे में जब आप देखेंगे आगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। ओके, सो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, डेफिनेशन तो यही है कि अगर दो सोर्स ऐसे हैं जिनसे निकलने वाली जो वेव्स है, अगर उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज होता है तो वो इनकोहेरेंट होगा, और अगर वो टाइम के साथ उनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है तो वो कोहेरेंट होगा। ओके, नाउ हमारे पास आता है ये जो कोहेरेंस होती है, ये दो टाइप की होती है हमारे पास। पहली होती है टेम्परल कोहेरेंस, कालिक संबद्धता, और सेकंड हमारे पास होती है स्पेशियल कोहेरेंस, स्थानिक संबद्धता। दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परल कोहेरेंस के बारे में। ओके, टेम्परल कोहेरेंस, कालिक संबद्धता क्या होती है। देखो, मान लीजिए लाइट हमें कैसे मिलती है, कोई भी सोर्स है, जैसे कोई लैंप है मान लीजिए, तो उस लैंप में कोई मटेरियल होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी दी हमने। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो इसमें जो मटेरियल है उस मटेरियल का एटम होगा, और उस एटम के अंदर क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सो होता क्या है बेसिकली, जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने लेवल को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना, एनर्जी लेके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और वहां पर वो बहुत कम टाइम तक रहता है, और थोड़ी देर वहां पे रख के 10⁻⁸ लगभग इसका लाइफ टाइम होता है, वहां पे उतनी देर वहां पे रहेगा और वापस अपने पुराने लेवल में आ जाएगा। जब ये अपने पुराने लेवल में आएगा तो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, फोटॉन्स इमिट करेगा, और ये जो फोटॉन्स इमिट कर रहा है यही हमें लाइट जो है वो दिखाई दे रही है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी और यहाँ से हमें लाइट मिल गई, तो ये वेव हमको मिल रही है। अब होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो एक ही न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब इनको एनर्जी मिलती है तो इन इलेक्ट्रॉनों का आपस में कोई बातचीत तो होती नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल दे कि पहले मैं जाऊंगा और जब मैं आऊं नीचे वापस तब तुम जाना, ऐसा तो कुछ बात इनके बीच में रिलेशन होता नहीं है। तो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तो अपनी मन मर्जी से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, नीचे आता है, और अपनी मन मर्जी से कोई और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। सो होता क्या, हमें लाइट कितनी देर तक मिलती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है उसका वापस एक्साइटेड स्टेट से अपनी नॉर्मल स्टेट में आना या ग्राउंड स्टेट में आने में 10⁻⁴, ये पूरा जो ट्रांजिशन होता है इसमें कितना टाइम लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। इसका मतलब 10⁻⁸ इसको यहाँ से यहाँ आने में लगे, तो जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगा तब तक ही हमें लाइट मिलेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी देर तक लाइट दी है हमें, 10⁻⁸ तक दी है, मतलब हम ये कह सकते हैं, या फिर एक एटम ने इतनी देर तक लाइट दी है।
और रैंडमली बहुत सारे एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। सो कोई 10⁻⁻⁸ सेकंड तक लाइट मिल रही है, वो खत्म भी नहीं हुई, उससे पहले दूसरे एटम ने लाइट देना स्टार्ट कर दिया, या फिर ये दोनों पूरे खत्म हो गए, तब तक कोई लाइट ही नहीं मिली, अब तीसरा एटम लाइट दे रहा है। तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, और इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें जो है कोहेरेंस नहीं है। तो इस तरह का जो हमारे पास सोर्स होता है, उससे जो हमें लाइट मिलती है वो कैसी दिखाई देगी, ये देखिए। जो लाइट हमें एटम देगा, हम उसे साइन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जो लाइट है वो वेव है, और वेव की इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो उसमें हमारे पास साइन का ग्राफ बनेगा, तो जो लाइट हमें मिलेगी वो हम बनाएंगे साइन वाले ग्राफ से, ठीक है। तो सपोज पहला एटम ने लाइट दी, और ये लो, यहाँ पर आते आते, यहाँ पर सॉरी, ये पॉइंट यहाँ है, और उसके 10⁻⁻8 सेकंड कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होते ही वो रुक जाएगा, अब वो लाइट नहीं देगा। अब जो दूसरा एटम है, उस वक्त जरूरी नहीं है कि जब ये यहाँ पे 0 पे टकराए उसी टाइम पे दूसरा एटम स्टार्ट करे। हो सकता है कि दूसरा इससे पहले से शुरू कर चुका था, और जब इसका खत्म होगा तो वो वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये जो पार्ट आप बता रहे हो यहाँ पे ये होता है फेज। और जैसा कि मैंने कहा था कि पहले वाले एटम से दूसरे वाले एटम को कोई लेना देना नहीं है, तो उसका फेज यहाँ पे से इस पॉइंट से शुरू हुआ, सेकंड वाले का जरूरी नहीं है यहाँ से शुरू हो, तो सेकंड वाला अपनी मन मर्जी से, लेकिन वो देगा कब तक, 10⁻⁻8 सेकंड तक। फिर आपके पास तीसरा एटम आ जाएगा, तीसरा एटम सपोज इस तरह से दे रहा है, ये लो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, ये साइन का ग्राफ, कोहेरेंट लाइट कैसी दिखाई देती है, कोहेरेंट लाइट ऐसी दिखाई देती है, कोई ब्रेकेज नहीं है, कंटिन्यू है। ये लाइट होती है वो होती है कोहेरेंट लाइट, और ये होती है आपके पास इनकोहेरेंट। सो आई होप आपको पिक्चर से क्लियर होगा जब आपके पास इस वेव और इस वेव में आपस में यहाँ पर फेज में कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट, इनके फेज में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि इनके फेज में रिलेशन है कि जब ये खत्म हो रहा है उसी पॉइंट से यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हर 10⁻⁻8 सेकंड में फेज चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो लाइट्स होती है हमारे पास वो इनकोहेरेंट लाइट होती है। अच्छा, लेकिन ये जो इनकोहेरेंट लाइट है वो भी थोड़ी देर के लिए तो कोहेरेंट है, कितनी देर के लिए, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, और इस टाइम को हम बोलते हैं डेल्टा टी। तो इसलिए ध्यान रखना, डेल्टा टी को हम बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम क्यों बोला, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आपकी इनकोहेरेंट लाइट भी कोहेरेंट है, क्योंकि आपकी जो वेव है वो टूट नहीं रही है, बीच में कंटिन्यू मिल रही है, कंटिन्यूअस लाइट आपको मिल रही है। सो ये हमारे पास होता है कोहेरेंस टाइम। और कोहेरेंस लेंथ आपके पास, कोहेरेंस टाइम को हम बोलते हैं, आई होप इसका कोहेरेंस टाइम आपके पास होता है संबत्ता काल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। कोहेरेंस टाइम आपका होता है संबत्ता काल। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक आपके पास टर्म होता है एल, विच इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ, इसकी डेफिनेशन देखिए, ये होती है संबत्ता लंबाई, संबत्ता लंबाई। ये जो होता है कोहेरेंस टाइम में लाइट ने या वेव ने जितनी दूरी तय की है उस दूरी को हम बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। तो हमारे पास ये लाइट जो है, सपोज ये वैक्यूम में चल रही है, तो स्पीड किसकी कितनी स्पीड से चलती है, सी स्पीड से चलेगी, और कितने टाइम तक चल रही है, डेल्टा टी। तो एल आपके पास कितना हो जाएगा, सी इंटू डेल्टा टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस हो गया। तो आपके पास कोहेरेंट लेंथ की डेफिनेशन आप कैसे देंगे, लाइट जो होती है या वेव जो होती है वो कोहेरेंस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या हम इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितनी लंबाई तक वो कोहेरेंट होती है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ से शुरू होके बस यहीं तक वो कोहेरेंट है, आगे टूट जाती है, और ये टाइम डेल्टा टी था, और इतने टाइम में जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, सी डेल्टा टी है। तो ये जो कोहेरेंस लेंथ है, एक तरह से इनडायरेक्टली इसका नाम संबत्ता लंबाई क्यों रखा, क्योंकि कोहेरेंस टाइम में या इतने टाइम में इसकी कोहेरेंस कहीं नहीं जाती है, ये कोहेरेंट होती है इतने टाइम में, इसलिए इसका नाम हो गया कोहेरेंस लेंथ। अब हमारे पास ये जो एल है इसका फॉर्मूला हम लैम्डा के टर्म में निकालेंगे और एक न्यू के टर्म में निकालेंगे, बस ये दो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो हमारे पास अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहे हैं, राइट, मोनोक्रोमेटिक के लिए हम जानते हैं डेल्टा न्यू आपके पास कितना होता है,
जीरो। वाई डेल्टा न्यू जीरो? क्योंकि आपके पास जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट में आपके पास 7 कलर्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? आपके पास विबग्योर होते हैं। वायलेट कलर की वेवलेंथ अलग होती है, रेड कलर की वेवलेंथ अलग होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग हो जाएगी हमारे पास। और न्यू और बीच में आपके पास सारे कलर्स है, सबकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है। अगर सारी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है तो इस लाइट के अंदर आपके पास डेल्टा म्यू की वैल्यू मिल रही है। ये तो मैंने व्हाइट का एग्जांपल दिया। इवन कुछ लाइट जो हम मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी कई बार जो डेल्टा न्यू होता है वो जीरो नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लैंप जो हम लेते हैं, सो लेबोरेटरी में जो हम सोडियम लैंप लेते हैं, हम बोलते हैं वो येलो लाइट देता है, और येलो लाइट के लिए हम बोल रहे हैं कि जब हमने कलर फिक्स कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो सोडियम लैंप से हमें लाइट मिलती है, वो बेसिकली उसमें जो लाइट होती है उसमें हमें दो वेवलेंथ वाली लाइट मिलती है, 5890, आई एम नॉट श्योर बट शायद यही वैल्यू होती है, एंड 5896 एंगस्ट्रॉम, हमें दो वेवलेंथ मिल रही है। तो अगर आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों की जो डिफरेंस होगा लैम्डा का, उसे आप डेल्टा लैम्डा बोल सकते हो। और अगर उनका लैम्डा डिफरेंट डिफरेंट है तो उनका फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 भी डिफरेंट होगा, तो उसके पास डेल्टा न्यू नॉट इक्वल टू जीरो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब व्हाइट लाइट में तो होता ही है डेल्टा न्यू, कई बार मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है उसमें भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर डेल्टा न्यू आपके पास नॉन जीरो आ रहा है, उसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड फाइनाइट प्योरिटी। फाइनाइट प्योरिटी, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है परिमित परिशुद्धता। परिमित परिशुद्धता, ये टर्म ध्यान रखिएगा, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू की वैल्यू आपके पास होती है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। तो ये मोनोक्रोमेटिक के लिए भी डिफाइन होता है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सोडियम लाइट जो होती है उसे हम एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं बट वो होता नहीं है। सो आपके पास डेल्टा लैम्डा नॉन जीरो मिलेगा, लैम्डा नॉन जीरो मिलेगा, और आपके पास क्यू की वैल्यू जो है कुछ ना कुछ डिफाइन हो जाएगी। अब हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा म्यू। सो हमारे पास जो डेल्टा टी होता है, आपने देखा होगा कि जो टाइम पीरियड होता है, एसएचएम में देखा होगा, टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। टाइम पीरियड आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं? न्यू से। सो टाइम पीरियड जो होता है वो बिकॉज फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो कोहेरेंट टाइम हमारा हमारा क्या है? कोहेरेंस टाइम है, वो भी हमारे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के इनवर्सली हो सकता है। ये रिलेशन हमने बिल्कुल यहाँ से मैच करते हुए लिख दिया कि जैसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, वैसे हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं किया है। सो यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप dt करोगे तो माइनस डी न्यू अपॉन न्यूज करोगे, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है क्योंकि मेरा ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये टाइम की एब्सोल्यूट वैल्यू को बता रहा है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोहेरेंस टाइम है उस वो कैसे दिया जाता है? 1 अपॉन डेल्टा न्यू से दिया जाता है। तो अब मेरा जो कोहेरेंस लेंथ है उसका फॉर्मूला कितना था? सी डेल्टा टी, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन डेल्टा न्यू। तो ये आपका है कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के पदों में आपके पास है सी अपॉन डेल्टा न्यू। और लेमडा के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे हमारे पास? हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो तो इधर आ जाता है आपके पास डेल्टा न्यू, और इधर आपके पास 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन डेल्टा स्क्वायर और साथ में डेल्टा लेमडा। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सिर्फ, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा? सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर हमारे पास हो जाता है। ठीक है, कोहेरेंस टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन डेल्टा न्यू होता है। सो डेल्टा न्यू की वैल्यू अगर ये है तो 1 अपॉन डेल्टा न्यू क्या होगा? इसका उल्टा कर देते हैं, सो लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। और अब हमारे पास एल का फॉर्मूला आता है सी डेल्टा टी, तो सिंपली आपको क्या करना है? इस पूरे एक्सप्रेशन को सी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। ये हमारे पास होता है कोहेरेंस लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ध्यान रखना, कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में, कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में, और कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला एक होता है कैपिटल क्यू यानी फाइनाइट प्योरिटी के टर्म में। तो क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा था। इसी एक्सप्रेशन में आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं, और उसे हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यू। तो ये भी आपके पास कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला। कोहेरेंस लेंथ के आपके पास 3 से 4 फॉर्मूले यहाँ पर हो जाते हैं। ये पूरा था हमारे पास टेम्परल कोहेरेंस। ओके, इसके बाद आता है हमारा स्पेशल कोहेरेंस, है ना, स्थानिक संबद्धता, जो मैंने ऊपर लिखा था आपके पास, स्थानिक संबद्धता या फिर
स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड, रिलेटेड टू स्पेस, तो इसलिए इसका नाम स्थानिक समझौता होता है। अब ये सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल जो कोहेरेंस है उसका मतलब क्या होता है। सपोज आपने एक सोर्स लिया है एस और यहाँ से एक लाइट इमिट हुई और वो लाइट पहले पहुंची P1 पे और उसके बाद थोड़ी दूर पे पॉइंट है P2 और वो वहां P2 पर भी पहुंच गई। अब मान लीजिए कोहेरेंस लेंथ हमारे पास इस कंडीशन में है L, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, C डेल्टा T। कोहेरेंस लेंथ हमारे पास क्या है, L। अगर मान लीजिए इस L की जो वैल्यू है यानी कोहेरेंस लेंथ है, अगर ये बड़ी है किससे, P1 P2 डिस्टेंस से, अगर ये P1 P2 डिस्टेंस से बड़ी है तो आप जानते हो ये L कौन सी लेंथ होती है, ये वो लेंथ होती है जब तक वो सिंगल वेव से रिप्रेजेंट होएगी, बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं आएगा। अगर मैंने P1 P2 से इसको ज्यादा बड़ा मानना है, इसका मतलब P1 पॉइंट भी इसी के अंदर आ गया और P2 पॉइंट भी इसी के अंदर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में P1 और P2 सेम लाइट के ऊपर होंगे, सेम वेव के ऊपर होंगे, सेम वेव के ऊपर होंगे, इसका मतलब P1 पे और P2 पे आपस में क्या है, कोहेरेंस होगी, लाइट के बीच में क्या होगी, कोहेरेंस। तो इस टाइप की जो कोहेरेंस है उसे हम कहेंगे स्पेशियल कोहेरेंस। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि P1 और P2 पॉइंट के बीच में स्थानिक संबद्धता है, कब, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। लेकिन अगर L लेस देन P1 P2 आपने कर दिया सो आपके पास सिचुएशन बनेगी ये L और P1 P2 दूरी के से छोटी होनी चाहिए। सो हो सकता है कि P1 आपके पास यहाँ पे आ जाए और P2 आपके पास इस रेंज से बाहर निकल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से दूसरी वेव शुरू हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में P1 आपके पास पहली वेव में आ गया, P2 आपके पास दूसरी वेव में चला गया, इन दोनों में आपस में कोई कोहेरेंस ही नहीं है। सो P1 P2 के बीच में स्पेशल कोहेरेंस नहीं होगी, इसमें स्पेशल कोहेरेंस है और इसमें स्पेशल कोहेरेंस नहीं होगी। सो आई होप आपको स्पेशल कोहेरेंस का मतलब समझ में आ गया। अब देखो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक स्लिट लिया है और उस स्लिट को हम नाम दे रहे हैं S0 और इस स्लिट की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हम यहाँ पर देखना एक बार A ले रहे हैं, यानी यहाँ से ये जो दूरी है हमारे पास A लेके चल रहे हैं, ओके। और यहाँ पर हम इसी S0 से जो लाइट निकल के आएगी आगे जाके उसे हम दो स्लिट में से गुजारेंगे, जिसमें से एक स्लिट आपके ऊपर S1 हो जाएगी, ये आपकी स्लिट S1 और ये आपकी स्लिट क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो S1 S2 है इन दोनों के बीच की जो दूरी है सपोज हम उसे Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल दूरी आपके पास कितनी है, मान लीजिए D है। अब आप ध्यान रखिएगा जो हमारे पास ये स्पेशल कोहेरेंस होती है इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक लेंथ होती है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल कोहेरेंस लेंथ। वो तो जो आपको प्रीवियस हमने देखी थी L इज इक्वल टू C डेल्टा T, वो तो हमारे पास कोहेरेंस लेंथ थी पर वो टाइम से रिलेटेड थी, टेम्परल कोहेरेंस लेंथ। ये आपके पास वो टाइम से रिलेटेड थी इसलिए डेल्टा T के टर्म में उसका फॉर्मूला आ रहा था। अब हमारे पास है स्पेशल कोहेरेंस लेंथ, इसे हम बोलते हैं LW या L ओमेगा, जो भी आप कहना चाहें। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो Y है इस y की वो मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखिएगा इस y की वो मैक्सिमम वैल्यू सो दैट S1 और S2 दोनों के अंदर स्पेशल कोहेरेंस आ जाए। अब स्पेशल कोहेरेंस का मतलब वही है जो मैंने आपको P1 P2 का एग्जांपल दिया था। इसका मतलब S से निकलने वाली जो लाइट P1 पे पहुंच रही है वही लाइट P2 पर पहुंचनी चाहिए, और यहाँ के केस में क्या है, S0 से जो लाइट निकलेगी वही लाइट S1 पे पहुंचनी चाहिए और वही लाइट S2 पे पहुंचनी चाहिए। तो हमारे पास S1 S2 के जो बीच की दूरी होगी इसे हम L ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्राम में ये डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, Y से। तो S1 S2 के जो बीच की दूरी है वो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी रखें सो दैट S0 से जो निकलने वाली लाइट है वो S1 और S2 दोनों पर सेम फेज के साथ पहुंचे, यानी कि उनके आपस में बीच में क्या रहे, कोहेरेंस बनी रहे। तो हमें S1 S2 के बीच की वो मैक्सिमम दूरी ज्ञात करनी है और उसी को हम बोलेंगे, ये Y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, L ओमेगा, और L ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए कि अगर यहाँ से आप क्या कीजिए, इस S1 के सेंटर पॉइंट को मिला दीजिए और यहाँ से आप इसको सेंटर पॉइंट को मिला दीजिए। सपोज ये वाला एंगल आपके पास थीटा है तो सिमेट्री से आप ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ऊपर आपके पास tan थीटा निकालो,
टेन थीटा की वैल्यू आपके पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y/2 और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास d। तो टेन थीटा हो जाएगा y/2 अपॉन d। नीचे से भी टेन थीटा निकालोगे तो कितना मिलेगा, ये y/2 और आपके पास बेस कितना है d। तो नीचे भी आपके पास, तो टोटल आपके पास अगर मैं टेन टू थीटा देखूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है y/2d। तो ये जो एंगल मेरे पास यहाँ बन रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, कौन सा एंगल बोले तो S1 S0 S2। ये जो एंगल टोटल है वो कितना आपके पास 2 थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है y/2d प्लस y/2d, और ये आपके पास कितना आ रहा है y/d। सो हमारे पास ये एंगल कितना आ रहा है y/d आ रहा है। अगर हमें ये चाहिए कि S1 S2 जो है उनके बीच में स्पेशियल कोहेरेंस रहे, तो उसकी जो शर्त है वो शर्त क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो y/d आपको मिला है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू λ/a। अब ये λ/a क्या है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है और उससे लाइट इस तरह से इमिट होती है, ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके पास एंगल बनता है वो एंगल ये बताता है कि ये जो लाइट निकल रही है, क्योंकि आपके पास हमेशा ध्यान रखना अगर पॉइंट सोर्स ले रहे हो तो उससे लाइट चारों तरफ जाती है, लेकिन बाकी लाइट को आप रोक लेते हो। कैसे रोकते हो, आप यहाँ पे बैरियर लगा देते हो और स्लिट बना लेते हो। तो वो जो स्लिट है उसकी आप चौड़ाई रखते हो कुछ ना कुछ, तो जितनी ज्यादा आप चौड़ाई रखोगे उतना ज्यादा इसका एंगुलर एक्सपांशन होगा, ठीक है, इसका कोणीय विस्तार उतना ज्यादा होगा। सो ये जो एंगुलर एक्सपांशन होता है, अगर हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करें मान लीजिए एक्स से या वाई से, जो भी एंगल है ये हमारे पास, सो ये एंगल का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप कि जब कोई लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, जब वो किसी ए चौड़ाई की स्लिट में से गुजरती है और आगे जाके वो एंगुलर फॉर्म में फैल जाती है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, यानी इसका जो एंगल बनाती है ये थीटा होता है आपका, इस थीटा का फॉर्मूला होता है λ/a। सो λ/a क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, कि जो लाइट आपके पास आप भेजते हो वो अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो किसी ए चौड़ाई के छिद्र में से गुजर रही है, पास हो रही है, तो वो एंगुलर कितना डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल से फैलती है, वो फैलती है लैम्डा/a से, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ ये चीज हो रही है कि S0 से जो लाइट निकल रही है वो आगे स्क्रीन पे S1 और S2 तक जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि S0 से जो लाइट यहाँ पे निकले, सपोज उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, मतलब वो इस तरह से जा रही है, अगर वो ऐसे फैली तो इसका मतलब S1 और S2 दोनों इसी लाइट के अंदर की रेंज में आ गए, और जब दोनों इसी रेंज में आ जाते हैं तो हम कहेंगे स्पेशल कोहेरेंस मिल गई। लेकिन अगर हमारे पास ये इस रेंज से बाहर निकल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिचुएशन ये होती कि ये S0 है और यहाँ पे स्क्रीन है और ये लाइट यहाँ से यहाँ तक फैल रही है, और हम ये कहते हैं कि S2 तो इसके अंदर आ गया लेकिन S1 इसके बाहर निकल गया, अगर ये बाहर निकल जाएगा तो फिर हमें S1 और S2 के बीच में स्पेशल कोहेरेंस नहीं मिलेगी। तो हमें स्पेशल कोहेरेंस की कंडीशन निकालनी है, तो हमारा जो इसका एंगुलर एक्सपांशन है, तो S0 से जो लाइट यहाँ से निकल रही है उसका एंगुलर एक्सपांशन कितना है λ/a है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितना है λ/a बन रहा है। जबकि S1 से इसको मिलाया हमने और S2 से इसको मिलाया हमने, और ये एंगल हमने अभी अभी निकाला, ये एंगल हमारा आ रहा था y/d। सो अगर हम चाहते हैं कि S1 S2 इस बाहर वाले डॉटेड वाले पार्ट के अंदर आ जाए, तो y/d का मान हमेशा λ/a से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास शर्त क्या होती है, y/d मस्ट बी लेस देन इक्वल टू λ/a, बराबर वाली जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम केस होगा। सो y/d का मान हमेशा λ/a से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो अगर ये इससे कम ही रहेगा तो y का मान किससे कम रहना चाहिए आपका, λd/a से, यानी y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, λd/a हो सकती है। और y मैक्सिमम को ही हमने क्या बोला था, स्पेशल कोहेरेंस लेंथ, तो उसका वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है λd/a। सो ये हमारे पास L ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप ध्यान रखिएगा जो हमारे पास a/d है, उस a/d को हम ये कह सकते हैं कि ये जो है दिस इज एंगल थीटा, जो कि किसने बनाया है, मेड बाय S0 एट S1 S2। थीटा जो है a/2 उसको हम कह सकते हैं कि ये S0 ने बनाया। क्यों बनाया, मतलब ये क्यों कहना चाह रहे हैं अपन, देखो S0 आपका यहाँ था, ठीक है, और यहाँ पे आपका S1 है और यहाँ पे आपका S2 है, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे
मान लीजिए इस पॉइंट पे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में एस नोट की जो वर्टिकल हाइट है वो हमने कितनी मानी है, ए मानी है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे एस नोट है और एस नोट की चौड़ाई हमने कितनी ली थी, ए ली थी। तो आपके पास ये जो चौड़ाई है वो ए है और इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे ये वाला जो लाइन थी वो हमारी कौन सी थी, S1 और S2 वाला जो प्लेन है, मेड बाय S1 S2, मतलब एट S1 S2 प्लेन, जिस प्लेन में S1 S2 है। तो अगर देखो मैं इसको यहाँ से इस तरह से मिला दूं सीधा इस जगह, और सिमिलरली इस वाली लाइन को भी अगर आप यहाँ पे मिला दीजिए, तो अब आपके पास ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है तो अभी सेम, ठीक है। इसे सपोज अल्फा मान लीजिए तो ये भी आपके पास अल्फा हो जाएगा। सो एस नोट जो है वो S1 S2 प्लेन में कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आप एक बार देख लीजिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, a/2/d। ये आपके पास वर्टिकल जो लेंथ है ये a/2 हो जाएगी और बेस आपके पास ये जो डिस्टेंस है हमने कितनी ली थी, d ली थी। सिमिलरली नीचे वाला अल्फा भी कितना हो जाएगा, a/2d। तो दोनों को ऐड करोगे a/2d प्लस a/2d तो कितना आ जाएगा आपके पास, a/d। तो यहाँ पे जो है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, और इस d को बिल्कुल नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा a/d। और a/d को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसमें 2 अल्फा लिया हुआ है, सपोज इस 2 अल्फा को हम किससे रिप्रेजेंट करें, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा अपॉन थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू बढ़ानी है तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को कम से कम रखना पड़ेगा। और थीटा कम से कम रखने का मतलब है अल्फा कम से कम रखना। और अल्फा कब कम होगा, जब आप इस ए की वैल्यू घटाते जाएंगे, क्योंकि अगर इस ए को छोटे से छोटा करते जाएंगे तो अल्फा एंगल आपका डिक्रीज होता जाएगा। अल्फा डिक्रीज होगा तो आपका थीटा डिक्रीज होगा, और थीटा डिक्रीज होगा तो आपका कोहेरेंस स्पेशल की जो लेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। यही कारण है कि जो हम स्लिट लेते हैं वो हमेशा जितनी ज्यादा सकड़ी हो सके, नैरो हो सके, उतनी ज्यादा सकड़ी उसको लिया जाता है, क्योंकि जितना स्लिट हमारी संकीर्ण होगी, नैरो होगी, उतना ही ज्यादा हमें S1 S2 दूरी ले सकते हैं, उनको दूर ले सकते हैं और फिर भी उनके अंदर स्थानिक संबद्धता बनी भी रहेगी। सो ये हमारा पूरा टेम्परल कोहेरेंस और स्पेशल कोहेरेंस का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।